हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल। तो आज हो गया लेक्चर नंबर 6 और आज हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यूकैरियोटिक सेल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके प्रीवियस लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है शेख साइन जीसान, मेरा चैनल का नाम है नीट लर्निंग और आज है 10th में। तो आज का ओवरव्यू देख लेते हैं। आज हम लोग पहले यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में देखेंगे, दोनों के बीच में कंपैरिजंस करके देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे। उसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन एंड लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले यूकैरियोटिक सेल्स। मैंने बार बार बोला है कि अगर आप लोग कोई भी बायोलॉजी के टर्म पढ़ रहे हैं तो उसे पहले तोड़ना। तो यूकैरियोट को तोड़ के देखते हैं। यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है ट्रू, वेल डिफाइंड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो यू का मतलब है ट्रू, वेल डिफाइंड और वेल ऑर्गेनाइज्ड, और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है। तो अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर एनवलप होगा। तो इट मींस दैट द सेल विल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। और न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ये इसके अंदर टू मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पे क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्गी बॉडीज मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा। आपको क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल में आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेगा। प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे तब उसमें आपको क्या हुआ था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिल रहे थे। तो उसमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिल रहे थे और उसमें क्या हो रहा था, उसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस भी नहीं था। तो न्यूक्लियस के बदले में न्यूक्लॉइड था। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अगर यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है तो यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑकर्स होगा। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है, आपके घर में अलमीरा है। ठीक है, तो क्या है, आपका अलमीरा में क्या होता है, तो कंपार्टमेंट जैसे डिवाइड कर दिया जाता है। उसमें आप लोग जाके क्या करते हो, एक कंपार्टमेंट में जाके आप अपना पहनने का जो टी शर्ट वगैरह होते हैं रखते हो, एक में आप जीन्स वगैरह रख लेते हो। तो मतलब क्या, आपने कंपार्टमेंटलाइजेशन किया है, चीजों को अलग अलग जगह पे रखा है। तो वैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है तो यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे मौजूद रह रहा है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल का अगर आप लोग एग्जांपल देखेंगे तो आपको मोनेरा को छोड़ के सारा किंगडम यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ जा रहा है। जैसे प्रोटिस्ट हो गया, फंगी हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। अब देखो, यूकैरियोट में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी मतलब फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है, देखो फ्लैजिला, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्लैजिला। तो जब हम लोगों ने फ्लैजिला पढ़ा था, ये प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहा हूं, जब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला पढ़ा था तब क्या हुआ था, ये किस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता था, ये फ्लैजिलीन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था। तो फ्लैजिलीन प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता था। अब हम लोग यूकैरियोट में जब पढ़ रहे हैं तो ये किस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर ये बना हुआ है। अब जब हम लोग यूकैरियोट्स को पढ़ रहे तब ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। जब हम लोग प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे थे तब फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था। जब हम लोग यूकैरियोट्स पढ़ रहे तब ये फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। अब ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन है, ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन है, ये बेसिकली सिंपल प्रोटीन है। और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। इसलिए हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी कहते हैं। और ये साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब क्या है, साइटो का मतलब स्केल है, सेल है। साइटो का मतलब सेल है और स्केलेटल का मतलब है फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हम लोगों के शरीर के ऑर्गन्स को सेपरेट करके रखता है, फिक्स पोजीशन में रखते हैं। तो ऐसे ही यूकैरियोट्स में जो साइटोस्केलेटल रहते हैं
यूकैरियोट्स में जो साइटोस्केलेटल रहता है वो क्या करता है, यूकैरियोट्स के ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करके रखता है, मतलब फिक्स पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। तो ये जो साइटोस्केलेटल आपका प्रोकैरियोट में मिलता है, प्रोकैरियोट में जो मिलता है ये किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, ये MREB प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो प्रोकैरियोट आप पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोट में आपको दिखाई देगा एमआरईबी प्रोटीन से मिलके साइटोस्केलेटल बना हुआ होता है, ठीक है। अब जब आप यूकैरियोट में पढ़ेंगे तब आपको एक्टिन या फिर मोड और भी बहुत कुछ प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। बेसिकली ज्यादातर एक्टिन आपको दिखाई देगा, तो जो यूकैरियोट है उसमें आपको एक्टिन प्रोटीन या फिर बहुत सारे और भी बहुत है, वो सब प्रोटीन से मिलके बना हुआ दिखाई देता है आपका साइटोस्केलेटन, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में अगर आप पूछोगे तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया, आपका जब देखोगे एक्टिन प्रोटीन जो है ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और ये जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में जो एमआरईबी प्रोटीन है ये सिंपल है, ठीक है, ये सिंपल प्रोटीन है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर मुझे लगता है। तो अब देखो, अब प्लांट सेल्स वर्सेस एनिमल सेल्स कर लेते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस पढ़ने के लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाया था जो कि है 4C, 4C, ठीक है। एक सी से क्या आ रहा है, एक सी से सेल वॉल आ रहा है, एक सी से क्लोरोप्लास्ट आ रहा है। ये जो प्लास्टिड लिखा है, क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड ही है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड है। ये क्या होता है, सेल वॉल प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में नहीं मिलता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में नहीं मिलता है। और ये जो सेंट्राइल्स है, ये जो सेंट्रल वैक्यूल है, ये क्या है, ये प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में नहीं मिलता है। और ये जो सेंट्राइल्स है ये एनिमल्स में नहीं मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको 4C सिखाया था जिससे आप प्लांट्स और एनिमल सेल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों में फर्क समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल्स एनिमल में प्रेजेंट रह रहा है ये एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनिल्स है, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनिल्स है। आप यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल्स में दो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनिल्स पढ़ोगे, एक राइबोसोम और एक सेंट्रल्स, ठीक है, एक राइबोसोम पढ़ोगे और एक सेंट्रल्स पढ़ोगे, ठीक है। अब ये जो है ये प्रेजेंट इन एनिमल सेल में मिलता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। आप जो सेंट्रल्स पढ़ते हो ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली सेल डिवीजन में मदद करते हैं। और ये एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स है, ये बेसिकली एनिमल्स में मिलते हैं। और एक मिलता है जो कि है राइबोसोम्स, वो भी एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स है। अगर आपको पूछा जाए कि दो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स बताइए तो आप क्या बोलोगे, एनिमल सेल्स में एक बोलोगे आप राइबोसोम्स और एक बोलोगे सेंट्रल्स, ठीक है, सेंट्रल्स बोलोगे। तो सेंट्रोसोम कोई मुझे पूछेगा कि सेंट्रोसोम क्या है, ये देखो सेंट्रल्स बेसिकली ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब इसके आजू बाजू में, इसके आजू बाजू में जो है, इसके आजू बाजू में आपका इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स मिलता है। इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स आपको आजू बाजू में मिलता है, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस मिलता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना इसे हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं, इसे हम लोग सेंट्रोसोम करते हैं। और ये जो रॉड जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर में आ रहा है, ये जो रॉड जैसा स्ट्रक्चर, ये जो दो देख पा रहे हैं, इसे हम लोग सेंट्रल्स बोलते हैं, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन आपको पता है यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है। ये प्लांट्स में भी मिलेगा, एनिमल्स में भी मिलेगा, ये फंगी में भी मिल जाएगा, ये बैक्टीरिया में भी मिल जाएगा। ये क्या है, ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, ये सारा ही सेल में मिलता है, फाउंड इन ऑल सेल्स, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मोलेमा बोलते हैं। आप देखो प्लाज्मा सब तो आ ही रहा है, उसके साथ लेमा आ रहा है, लेमा आ रहा है। लेमा का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन है। लेमा का बेसिकली मतलब क्या है, मेम्ब्रेन है। ये इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या फिर इसे प्लाज्मोलेमा बोलते हैं। और एक चीज मैंने कहा था कि आप इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में याद कर ले कि ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है, मतलब ये सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को आर पार जाने देगा। तो बेसिकली ये लिविंग वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, इट इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो यही जो है, यही एकमात्र चीज है
यही एकमात्र बैरियर है जो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को आर पार आने देगा। ठीक है, और ये जो चीज आपका दिखाई दे रहा है, ये क्या माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट के पहले दिखाई दिया था या इसके बाद में? मतलब ये जो डिटेल आपको पता चलेगा इसका स्ट्रक्चर, ये डिटेल स्ट्रक्चर, ये जो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर है, ये क्या माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन के पहले दिखाई दिया था या फिर उसके बाद दिखाई दिया था? आप लोग कहोगे उसके बाद। 1950 के बाद जो है, उसके बाद आपका सेल मेम्ब्रेन का प्रॉपर स्ट्रक्चर साइंटिस्ट को दिखाई दिया था। ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज एलैबोरेटेड वेल आफ्टर 1950। 1950 को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट हो गया था। ठीक है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये फ्लेक्सिबल होता है। आप लोगों ने पढ़ा था कि बैक्टीरियल सेल में ये फ्लेक्सिबल होकर इनवेजिनेट करता है या फिर इवेजिनेट करता है। ठीक है, जब वो इनवेजिनेट करता है, जब वो इनवेजिनेशन शो करता है, तब वो मेसोसोम स्ट्रक्चर बना रहा था। जब वो इवेजिनेट करता है, तब वो फ्लैजेला बना रहा था। तो आपने ये पढ़ लिया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये फ्लेक्सिबल होता है। ये सारा टॉपिक तो आपको याद है, ये सारा टॉपिक हम लोग लिंक करके पढ़ रहे हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये सब के बारे में बात कर लिया था, और हम लोगों ने ये भी बात कर लिया था कि ऑलमोस्ट ऑल सेल मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके ही ज्यादातर सेल। और भी बहुत कुछ होता है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, एंड आपका कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, कोलेस्टेरॉल हो जाएगा। ये सब भी क्या होता है, आपका प्रेजेंट रहता है, मे बी प्रेजेंट। ठीक है, ये सब भी आपका सेल मेम्ब्रेन में होता है। सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली जो ज्यादा मिलता है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन ही ज्यादा मिलता है। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ ऑल काइंड्स आर लार्जली मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, लार्जली वो जो है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, अब जो इसका डिटेल स्टडी हुआ था वो बेसिकली ह्यूमन आरबीसी के ऊपर हुआ था, या फिर उसे रेड ब्लड सेल बोल दो या फिर उसे एरिथ्रोसाइट बोल दो। स्टडीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन वर डन ऑन ह्यूमन आरबीसी। जो ह्यूमन आरबीसी है उसके ऊपर स्टडी हुआ था। क्यों हुआ था, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं। देखो, ये है बेसिकली, मान लो एक लीवर सेल है या फिर कोई भी अलग सेल है, कोई भी सेल मान लो शरीर का। जैसे आप मान लो ये स्किन का सेल है। ठीक है, स्किन के सेल है, तो इसमें आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगा, गोल्गी बॉडी भी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलेगा, सेंट्रियल्स भी देखने को मिलेगा, राइबोसोम्स भी देखने को मिलेगा। मतलब आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका ब्रेक डाउन करोगे, अगर आप इसको ब्रेक करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। देखो, यहाँ पे आपका सेल, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर भी तो मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम्स में नहीं होता है। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होगा, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मेम्ब्रेन होगा, गोल्गी बॉडी के ऊपर मेम्ब्रेन होगा, वैक्यूल्स के ऊपर मेम्ब्रेन होगा, उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मेम्ब्रेन होगा। मतलब इन सब के ऊपर क्या होगा, आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप देखो ब्रेक करोगे तो आपको बहुत सारे मेम्ब्रेन का पीसेस नजर में आएगा। देखो, ये आपका पूरा सेल मेम्ब्रेन है वो आएगा, उसके बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पीस आ जाएगा, गोल्गी बॉडी का आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का आ जाएगा, न्यूक्लियस का भी आपका यहाँ पे जो पीसेस है देखने को मिलेगा। अगर आप इसको स्टडी करने जाओगे तो आप डायरेक्टली इसको स्टडी नहीं कर पाओगे, आपको ये सेपरेट करना पड़ेगा। अगर आप इसे सेपरेट नहीं करोगे तो आप डायरेक्टली इसे स्टडी कभी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको जो रियल सेल मेम्ब्रेन है इसे उठा के अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इन सबसे सेपरेट करना पड़ेगा, जो कि देखा जाए तो बहुत ही हार्ड काम हो गया है। मतलब उतना छोटा चीज से सेपरेट करना, मतलब आप ही सोच सकते हो सेल का साइज कितना होता है। एक यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है, तो उसका अगर मेम्ब्रेन को सेपरेट करने जाओ तो आप सोच ही सकते हो कितना छोटा हो गया। उसके बदले में जब ह्यूमन ने जब साइंटिस्ट ने आरबीसी को स्टडी किया, रेड ब्लड सेल को जब स्टडी किया, इसमें ना ही आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स था, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यहां पे क्या होगा, आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेगा। ये बेसिकली हीमोग्लोबिन को स्टोर करने का काम करता है।
हीमोग्लोबिन को स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन को स्टोर करने का काम करता है। ये बेसिकली एक तरह का पिगमेंट होता है। इसके अंदर राइबोसोम भी नहीं होगा, नो राइबोसोम्स। और हैरानी की बात है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होगा, नो न्यूक्लियस। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस भी नहीं मिलेगा। अगर इसके अंदर ये सब चीजें नहीं मिल रहा है तो आप कह सकते हो कि आप जब इसको ब्रेक डाउन करोगे, जब आप इसको ब्रेक करोगे, तब आपको सिर्फ और सिर्फ इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे आपको मिलेगा, उसको आपको मिलेगा बेसिकली। ठीक है, अगर आप देखो तो उसे वो जो आउटर मेम्ब्रेन है यही आपको मिलेगा, तो स्टडी इजी हो जाएगा। इसके लिए स्टडी करना इजी हो जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियस जब नहीं मिला, साइंटिस्ट लोगों को हैरानी हुई, तो इन्होंने इसका और एक नाम दे दिया था, इन्होंने इसको घोस्ट सेल बोलना स्टार्ट कर दिया था, घोस्ट सेल। क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस आपको पता है ब्रेन ऑफ द सेल होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। इसके अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं है। मतलब हम लोगों का सेल्स ने बोला, हम लोगों का जो बनावट हुआ, उन्होंने बोला क्या कि तुम्हें कुछ काम करना ही नहीं है आरबीसी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और जो फूड मटेरियल्स होता है उसका ट्रांसफर करना है। ठीक है, इसे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम दे दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ये सब चीजें का जरूरत नहीं होता था। अगर इसके अंदर न्यूक्लियस हो जाएगा तो खुद ब खुद ये क्या कर लेगा, ज्यादा एनर्जी को कैप्चर करता है। ये एडल्ट आरबीसी का बात कर रहे हैं हम। ज्यादा एनर्जी को कैप्चर कर लेगा, सरफेस एरिया कम करने के लिए इसको न्यूक्लियस नहीं है। उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ताकि ये खुद एनर्जी को यूज ना कर ले। क्योंकि ये इसका काम क्या है? इसका काम है एनर्जी को ट्रांसफर करना, इसका काम है ऑक्सीजन को दूसरे सेल में पहुंचाना। तो अगर ये खुद ऑक्सीजन यूज कर लेगा तो दूसरे सेल का कमी हो जाएगा। तो बेसिकली इसका स्टडी करना इजी हो गया था। मतलब इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये मिल रहा था। जब आप इसे ब्रेक किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन का पीसेस मिले, तो स्टडी करना इजी हो गया, इजी टू स्टडी। इसमें कूड़ा कबाड़ा कम था, इसमें डिफिकल्ट टू स्टडी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें इजी हो जाएगा स्टडी करना, इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। ठीक है, इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, कंटेमिनेशन बढ़ गया, कंटेमिनेशन इंक्रीजेस, कंटेमिनेशन इंक्रीज हो गया। और इसमें क्या हो गया, इसमें नो कंटेमिनेशन, इसमें कंटेमिनेशन है ही नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ जो मेम्ब्रेन मिल रहा है वो आउटर मेम्ब्रेन मिल रहा है। तो इसके यही कारण है कि ह्यूमन ने आरबीसी के ऊपर रिसर्च किया, क्योंकि इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वही सिर्फ और सिर्फ मिल रहा था। क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन ही मिल रहा है। यहां तक बातें क्लियर हुआ मुझे लगता है। तो अब हम लोग लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग आरबीसी के ऊपर स्टडी किए थे, तो इसका जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो था वो 52:40 था। ये जो प्रोटीन था ये 52% था, ये जो लिपिड था ये 40% था, और जो 8% आपको दिखाई दे रहा है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल था। ठीक है, रेस्ट 8% और कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर हम आप पूछो मुझसे कि अगर आप मुझे पूछो कि ये जो लिपिड और प्रोटीन का रेशियो सब सेल में क्या सेम दिखाई देगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये सेल टू सेल वैरी करता है। रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वैरी इन डिफरेंट मेम्ब्रेन, डिफरेंट मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन एंड लिपिड्स का रेशियो वैरी करता है। जैसे आपका एक एग्जांपल दिया माइलिन सीट, जो कि न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आगे जाकर पढ़ोगे कि जो कि न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है, इसमें जो लिपिड का परसेंटेज है 70-80%। देखो यहाँ पे लिपिड का परसेंटेज ज्यादा है। अगर आप ऊपर में आरबीसी को देखोगे उसमें आपका प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा था। अगर आप माइलिन सीट को देखोगे तो इसमें लिपिड का परसेंटेज आपको ज्यादा दिखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो लिपिड आपका जो मेम्ब्रेन बना रहा है, ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड है जो आपका मेम्ब्रेन बना रहा है। वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड है जो आपका मेम्ब्रेन को बना रहा है। अगर आप फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो ये है ये हेड है, और ये जो है ये टेल है, और ये जो टेल है इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन टेल बोलते हैं।
हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और ये जो टेल है ये बेसिकली सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड होगा तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अनसैचुरेटेड होगा तो डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये जो हेड होता है ये पोलर होता है। ठीक है, ये एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड यहां पे नीचे लिख देता हूं। ये एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। तो ये जो पोलर है, पोलैरिटी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है, इसलिए ये जो हेड है ये पोलर है। ठीक है, और ये जो हेड है अगर आप इस लिपिड को देखोगे तो लिपिड का एक पार्ट आपको हाइड्रोफोबिक मिलेगा, हाइड्रोफोबिक मिलेगा, और एक पार्ट आपका वन पार्ट, और एक पार्ट आपका हाइड्रोफिलिक मिलेगा। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर से डरना, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से दोस्ती करना। ठीक है, अब देखो ये पोलर हेड है। अब वाटर का मॉलिक्यूल अगर आप देखो ऐसा होता है कुछ, अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल को देखो तो कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। ऑक्सीजन का कैपेसिटी ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से जब खींच लेगा तो ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों ही स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। जब ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इस इलेक्ट्रॉन को जब ये खींच लिया तब ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो पूरा वाटर का स्ट्रक्चर है ये भी पोलर हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब ये जो आपका फॉस्फोलिपिड है इसका जो हेड है ये है हाइड्रोफिलिक। क्यों है? क्योंकि पोलर और पोलर क्या हो गया, पोलर और पोलर दोस्ती बना लेगा, ये दो मिल लेगा, दोस्ती बना लेगा। कैन इंटरेक्ट विथ वाटर, कैन इंटरेक्ट विथ वाटर, हेड जो है वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कैन इंटरेक्ट विथ वाटर। तो ये जो हेड है ये बेसिकली वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि पोलर और पोलर दोनों दोस्ती बना लेगा। अगर आप देखो हाइड्रोकार्बन के बारे में, अगर आप देखो जो हाइड्रोकार्बन के टेल के बारे में देखो तो किसका कैपेसिटी ज्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन को खींच सके? दोनों ही कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को खींचने का, दोनों में ऑलमोस्ट एक ही टाइप का शक्ति होता है, तो दोनों दोनों में से कोई भी खींच नहीं पाएगा। तो ये नॉन पोलर बन जाएगा, ये जो टेल है ये बेसिकली नॉन पोलर हो जाएगा। अगर ये नॉन पोलर है तो ये वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो अगर ये वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया। टेल क्या हो गया आपका, हाइड्रोफोबिक हो गया, ये वाटर के साथ दोस्ती कर नहीं सकता। तो इस बात से आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप एक सेल का स्ट्रक्चर देखो तो सेल के बाहर में भी पानी मिलता है, सेल के अंदर में भी पानी मिलता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को हमने तोड़ के देखा था कि सेल एंड प्लाज्म का मतलब है वाटर। ठीक है, सेल का वाटर साइटोप्लाज्म जो है, तो मतलब आपका बाहर में भी पानी मिल रहा है, अंदर में भी पानी मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये हेड कहां फेस करना चाहिए? ये हेड ऑब्वियसली पानी जहां पे है वहां फेस करना चाहिए। तो अगर आप यहां पे स्ट्रक्चर बनाओगे, ये मान लो सेल है, अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर का पानी को फेस कर पाया, अंदर में भी तो पानी है, तो अंदर में भी हेड चाहिए, तो बीच में टेल हो जाएगा। तो बेसिकली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें लिपिड भी होता है जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ाया नहीं, इसलिए हम लोगों ने ड्रॉ नहीं करा, मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं इसलिए मैं लिपिड ड्रॉ नहीं कर रहा हूं अभी, ये इसमें प्रोटीन ड्रॉ नहीं करो, अभी मैंने प्रोटीन पढ़ाया नहीं इसलिए प्रोटीन ड्रॉ नहीं करो, लिपिड पढ़ाया तो लिपिड ड्रॉ करो। मतलब ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है, देखो ना लाल लाल डॉट डॉट करके मैंने किया। मतलब आपका जो हेड है वो बाहर भी फेस करेगा, और हेड है वो अंदर भी फेस करेगा, और जो टेल है वो बीच में कहीं मौजूद होगा। ठीक है, वो बीच में कहीं मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि बाहर में भी वाटर मिलता है, अंदर में भी वाटर मिलता है, ये टेल है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे आपका दो लेयर नजर आ रहा है। तो दो लेयर अगर देख पा रहे हो तो बाइलेयर फॉर्म करे। दो मतलब लिपिड्स फॉर्म है बाइलेयर टू मेक अ मेम्ब्रेन। तो एक मेम्ब्रेन बनाने के लिए आपको दो लिपिड का लेयर देखने को मिल रहा है। आप देखो ना यहाँ पे दो लिपिड का लेयर मिल रहा है, तो आप लिख सकते हो लिपिड फॉर्म रुको, लिपिड फॉर्म है बाइलेयर टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन। तो मतलब एक मेम्ब्रेन को बनाने के लिए लिपिड क्या कर रहा है, बाइलेयर फॉर्म कर रहा है। यहां तक समझता हूं आपको सारी बातें क्लियर हो गया। ठीक है, तो जल्दी से एक बार समरी दे देते हैं, जल्दी से एक बार समरी दे देते हैं। तो देखिए, आज हम लोगों ने बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा बहुत बातें जान ली। यूकैरियोटिक सेल के बारे में क्या पढ़ा? यूकैरियोट, यू का मतलब है ट्रू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। मतलब यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलते हैं। इसका मतलब है इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में से प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर एनवेलप इसमें प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस में बेसिकली दो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस बेसिकली दो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। और भी यूकैरियोट्स में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, दो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। उसके बाद आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, वो भी दो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा, जो कि प्रोकैरियोट में नहीं मिल रहा था। तो इसलिए इसके कारण कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा, जो कि अलग अलग जगह पे ठीक से मौजूद होगा। ठीक है, यूकैरियोट्स का एग्जांपल देख लो, जैसे प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स में आपका यूकैरियोटिक सेल मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक किंगडम तो बात दिया, एक किंगडम को छोड़ दिया, जो कि है किंगडम मोनेरा। ठीक है, उसके बाद यूकैरियोट्स में आपका जो है कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन होता है। कैसे होता है, क्यों होते हैं, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि फ्लैजेला जो है वो प्रोकैरियोट में फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और यूकैरियोट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अगर आप साइटोस्केलेटन के बारे में बात करोगे तो प्रोकैरियोट्स में एमआरईबी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, यूकैरियोट्स में एक्टिन एंड मोर प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में डिफरेंस पढ़ लिया, वर्सेस पढ़ लिया कि 4C से हम लोगों ने एक मैंने ट्रिक सिखाया था कि 4C लिखेंगे, एक सी से सेल वॉल, एक सी से क्लोरोप्लास्ट, एक सी से सेंट्रल वैक्यूल, एक सी से सेंट्रल्स। तो तीन चीजें जो है सेंट्रल्स को छोड़ के तीनों चीजें प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में नहीं मिलता है। और ये जो सेंट्रल्स है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में मिलता है, और ये एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स है, और ये बेसिकली एनिमल्स में मिलता है, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और सेंट्रोसोम है जो कि बेसिकली ये इंटर सेलुलर सब्सटेंस को मिला के बोलते हैं। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, दोनों में मौजूद होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं। लेमा का मतलब है मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को आर पार आने जाने देगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट के बाद हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर इलेबोरेट कर पाए 1950 के बाद। और ये जो है ये बेसिकली फ्लेक्सिबल होता है, और ये बेसिकली लार्जली लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ह्यूमन आरबीसी के ऊपर बेसिकली स्टडी किया था। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बेसिकली उन्होंने ह्यूमन आरबीसी के ऊपर स्टडी करके प्रोवाइड किया था। तो हमने देखा कि अगर हम लोग किसी और सेल को लेते तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर हम लोग आरबीसी को लेते उसमें क्या फैसिलिटी है। तो जब हम लोग दूसरा सेल में लिया, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिल्स मौजूद थे, तो इसके कारण बहुत सारे इसमें मेम्ब्रेन आपको मिल रहा था, जिससे स्टडी करना डिफिकल्ट होता था, कंटेमिनेशन बढ़ जा रहा था, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रहा था, कूड़ा कबाड़ा बढ़ जा रहा था। अगर आप लोगों ने आरबीसी को पढ़ा, इसको घोस्ट सेल भी बोलते हैं। क्यों, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, शॉकिंग बात है ना। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, बट आरबीसी में ये न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, राइबोसोम्स नहीं होता है। तो राइबोसोम्स नहीं होने के कारण ये क्या हुआ, ये 120 डेज के अंदर अंदर मर जाता है। 120 डेज इसका लाइफ स्पैन होता है, कारण इसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, खुद का प्रोटीन नहीं बना रहा है, तो 120 डेज इसका एज जो है लिमिटेड हो गया। ठीक है,
तो इसके कारण इसका जब हम लोगों ने इसे ब्रेक किया तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाहर का मेम्ब्रेन मिला, तो इसको स्टडी करना इजी हो गया। नो कंपार्टमेंटल नो कंटेमिनेशन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लिपिड के बारे में पढ़ा। जब हम लोगों ने आरबीसी को पढ़ा था तो इसमें प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो 52:40 था। 52% प्रोटीन था, 40% लिपिड था। और आप लोग बोलोगे तो 8% कहाँ गया? 8% आपका कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल मिला। उसके बाद इसका जो रेशियो ये वैरी होता है, डिफरेंट सेल में डिफरेंट रेशियो होता है। और जो मेलिन सीट होता है उसमें 70 to 80% लिपिड होता है। जैसे एक एग्जांपल दे दिया था मैंने, मेलिन सीट, इसमें 70 to 80% लिपिड हो रहा है। यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे लिपिड ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब लिपिड देखो, अब लिपिड में दो पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से डरना, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से दोस्ती करना। और बेसिकली जो मेम्ब्रेन बना रहा है वो फॉस्फोलिपिड है जो कि मेम्ब्रेन को बना रहा है। ये एक फॉस्फोलिपिड का हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें ये जो हेड है ये पोलर होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर के साथ दोस्ती कर सकता है। और ये जो टेल होता है ये क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन का टेल होता है। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है। और ये जो टेल है ये नॉन पोलर होता है, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर से डरता है। तो हम लोगों ने देखा कि सेल के बाहर भी वाटर मौजूद होता है तो सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो हम लोगों को हेड दोनों तरफ ही फेस करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग हेड दोनों तरफ फेस करेंगे तो टिल समट बीच में आएगा। तो लिपिड क्या कर रहा है? लिपिड का बाइलेयर फॉर्म होकर एक मेम्ब्रेन बना रहा है। यहां तक हम लोगों ने बातें को अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग जल्दी से एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग कर लेते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, द यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड्स ऑल प्रोटिस्ट, रुक इंक चेंज करना। तो यूकैरियोटिक सेल क्या इंक्लूड कर रहा है? मोनेरा को छोड़ के प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। मोनेरा को छोड़ के सारा चीजें ये इंक्लूड कर रहा है। मोनेरा एक किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप लोग पढ़ोगे। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। यहाँ पे एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा था ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस के कारण एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा था। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस था, विद ए न्यूक्लियर एनवेलप था। यहाँ पे एक वेल डिफाइंड प्रॉपर न्यूक्लियस था। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। एडिशन में क्या हो रहा था? एडिशन में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा था। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज है, जो कि मैंने अभी नहीं पढ़ा है, वो आपका बाद में पढ़ाएंगे। तो देख लो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिखा दो, रुको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऐसे ऑर्गेनाइज रहता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइज रहता है। ठीक है, हाँ, अब देखो, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। और सारा यूकैरियोटिक सेल सेम नहीं होगा। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज फ्रॉम पॉजेस सेल वॉल। तो प्लांट्स एंड एनिमल सेल में एक डिफरेंस आप लोगों ने देखा, सेल वॉल का एक डिफरेंट। प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट का बोल रहे हैं आपको, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड होता है। एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। ठीक है, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। और ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्राइल्स, सेंट्राइल्स एनिमल सेल में मिलेगा। ठीक है, विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। और सेंट्रल सेल डिवीजन में मदद कर रहा है। ठीक है, अब देखो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। The detailed study of membrane was studied only after the advent of advent of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। 1950s के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब एडवांस हो गया था, उसके बाद आपका जो डिटेल स्ट्रक्चर है तब हम लोगों को मिला। मीनवाइल chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, enable the scientists to deduce the possible
स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके ऊपर केमिकल स्टडी जो हुआ आरबीसी के ऊपर, उसके कारण ही पॉसिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिला था। दिस स्टडी shows that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein। ये स्टडी करने के बाद ही हम लोगों को पता चला कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड मेजर लिपिड है जो कि इसका स्ट्रक्चर को बना रहा है। दे आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। ये क्या हो रहा है, ये बाइलेयर में अरेंज्ड है, जैसे कि आप लोगों ने देखा यहां से नीट 2012 में एक क्वेश्चन बना था, ठीक है। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। और ये जो लिपिड है ये मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के अंदर भी अरेंज है। पोलर हेड कहां पे फेस किया है, टुवर्ड्स द आउटर साइड। विद इन द मेम्ब्रेन के अंदर भी मेम्ब्रेन के विद इन में ये अरेंज है, और ये जो पोलर हेड है ये आउटर साइड को फेस कर रहा है, ठीक है। एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड, टुवर्ड्स द इनर साइड को भी टुवर्ड्स द इनर साइड हाइड्रोफोबिक टेल जो है फेस कर रहा है, ठीक है। This ensured that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। तो यही बता रहा है कि नॉन पोलर जो हाइड्रोकार्बन है का टेल है वो एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, जो कि आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखो later biochemical investigation clearly revealed that the सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और लेटर जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला प्रोटीन और एंड कार्बोहाइड्रेट भी होता है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वैरी कंसिडरेबली इन एडिशन इन डिफरेंट सेल टाइप, ठीक है। इन ये जो प्रोटीन एंड लिपिड का जो ये जो आपका रेशियो होता है वो डिफरेंट सेल में वैरी करता है। ये न्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल में क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है एंड 40% जो है लिपिड होता है। यहां से नीट 2012 में क्वेश्चन बना था। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो ये अभी हम लोग बोलेंगे नहीं, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चंस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन possess lipid, protein and carbohydrate. The ratio of protein and lipids varies considerably in different cell types. In human being, the membrane of RBCs has approximately, अभी हम लोगों ने पढ़ा 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा होता है 52% प्रोटीन और 40% लिपिड। 40% लिपिड ये सही है, ये सही है, बट 52% कार्बोहाइड्रेट ये रॉन्ग हो गया। 40% प्रोटीन ये पहले ही रॉन्ग हो गया। 40% लिपिड्स एंड 52% प्रोटीन ये वाला सही हो गया, ठीक है। अब देखो which of the following is present in both prokaryotes and plant cell। ये बोला प्रोकैरियोट्स और प्लांट सेल में दोनों मिलेगा। तो बेसिकली आपको पता है सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स और प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है। अब प्लांट सेल हैज, तो प्लांट सेल में क्या है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है एंड रिजिड सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रिजिड सेल वॉल होता है। सेंट्रल्स नहीं होता है, ए सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम तो नहीं होता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, तो पहले वाला ऑप्शन हो गया। तो देखो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन्स प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड। ये अभी आप लोग कर नहीं पाओगे क्योंकि ये अभी हम लोगों ने पढ़ाया नहीं है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन पॉजेस, तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ये कर पाओगे। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है वो क्या क्या पॉजेस करते हैं, एक आपने पढ़ा था क्या, पोलर हेड, और एक आपने पढ़ा था नॉन पोलर टेल। तो यहाँ पे देखो पोलर हेड नॉन पोलर टेल क्या आ गया, पोलर हेड होता है पोलर टेल नहीं होता है। नॉन पोलर हेड ये पहले ही गलत हो गया, पोलर हेड होता है नॉन पोलर टेल होता है, ये वाला सही हो गया। ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल स्टैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज, ये बेसिकली प्रीवियस लेक्चर का है, तो ये 2016 में आया था। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स राइबोसोम होता है, ठीक है,
ये जो राइबोसोम होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है एक सिंगल आरएनए के ऊपर अटैच होके। तो वो स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग पॉलीसोम्स बोलते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। अगर आप लोग यहाँ तक बने रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं, तो शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो गुड बाय।